अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। 9th क्लास का मैथमेटिक्स काफ़ी डिमांड थी व्यूवर्स की और मैंने कोशिश तो कल ही की थी लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम में आने की पूरी जिनकी संभावना है उसको मैंने लाने की कोशिश की है और इसके लिए मैंने सपोर्ट मटेरियल को यूज किया और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही केवल बताऊँगा। हो सकता है वीडियो में मैं कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा टफ है बच्चों के लेवल में कंफ्यूज ना हो जाए तो उन चीज़ों को मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी यूट्यूब पे अवेलेबल जितने भी वीडियोज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है 9th क्लास के लिए। ये मेरी कोशिश है और मैं कोशिश करूंगा टाइम मैनेजमेंट के साथ मैं हर एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करूं कि मार्क्स और टाइम मैनेजमेंट भी बना रहे ताकि आपका नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। तो मैं इसमें ईजी क्वेश्चंस का भी पूरा कलेक्शन होगा और खासकर जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। और कोशिश मेरी तो ये रहेगी कि 30 to 45 मिनट्स में मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करूं। हालांकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल कुछ कमियों के कारण या जो भी कह लीजिए कुछ मटेरियल की और भी जो वो रहती है कि कैसे उसको करें और सॉल्व करके भी दिखाना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। अब देखिए मैं शुरुआत करूं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये नंबर सिस्टम हमारा 10 मार्क्स का ये चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 है। और उसके बाद अगर हम देखें तो अलजेब्रा हमारा चैप्टर 2 and 4 है, ये 2 and 4 है। और ये 1, 2, 4 ये 3 चैप्टर हमारे जो मिलाकर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें चैप्टर 3 आ जाता है हमारा, ये है ना, ये चैप्टर 3 है। तो ये 3 चैप्टर ये ले लीजिए आप, यानी कि 1, 2, 3, 4। और ये इधर से स्टैटिस्टिक्स अगर हम ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी डिलीटेड है तो 6 मार्क्स है, तो ये हमारे 40 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स तो हमारे यहीं बन जाते हैं। इसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये दो चीज़ों, हालांकि मैं बता दूं ज्योमेट्री के कई वीडियोज मेरे चैनल पे हैं, है ना, 9th के आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिलेगा। और मेंसुरेशन का भी जो अगर बेसिक है, जो बच्चा ये चाहता है कि उसकी तैयारी 10th के लेवल तक की हो जाए 9th में ही, क्योंकि मेंसुरेशन में यहाँ पे 9th में हमारे पास स्फीयर है, हेमिस्फीयर है ना, और कोन है। लेकिन ओवरऑल सब कुछ आ जाता है मेंसुरेशन में, जो कि आपको 10th में करना ही है। तो वो मेंसुरेशन स्पेशल वीडियो हमारा ये 40 मार्क्स का आपको ये दोनों ही चीज़ों से आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को ज़्यादा तैयारी करनी है, मेंसुरेशन स्पेशल का बेसिक वीडियो है, एक भी फार्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस बेसिक चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा जाए कि ये 2 चैप्टर हमारे 40 मार्क्स है और बाकी ये सारे जो है हमारे छोटे छोटे इजी चैप्टर्स हैं और ये 40 मार्क्स है। तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट को अगर हम ध्यान में रखें और अपने आप की तैयारी करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे इजी चैप्टर्स है उससे हमारा 50% पूरा हो जाता है। तो अपने आप को देखना है, अपनी तैयारी को देखना है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं एक दिन पहले ये वीडियो डाल रहा हूँ तो आप इसको आसानी से कर सकते हो और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब मैं चैप्टर 1 से लेकर अंतिम तक इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें आपको बता दूं। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा मैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको थोड़ी सी दिक्कत मुझे होगी ज़रूर, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप दोनों मीडियम के बच्चों का इस पर मैं ध्यान रखूं। और मैं इंग्लिश मीडियम का पेज अगर यूज कर रहा हूँगा तो मैं हिंदी में बोलूँगा ज़रूर। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठे और हर चीज़ को ध्यान से समझे और उसको प्रैक्टिस में लाएं। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 1 घंटे 1 दिन कम नहीं होते हैं, आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम थ्योरम्स को देखें तो जैसे कि 2 एक्सियोम्स वगैरह में आपके जो है 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1.1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। अगर हम इसकी देखें हिंदी में भी आप इधर लेफ्ट में देखते रहिएगा, हालांकि हिंदी मीडियम की सपोर्ट मटेरियल में भी इंग्लिश में ही लिखा है ना। तो जैसे कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट का ये वाला एक थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है ना। क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हम ज़्यादा कुछ ना करें तो अगर हम थ्योरम्स को भी करते हैं, जैसे कि 2 एंगल ऑफ अपोजिट साइड, ये वाला है ना, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि ये जो है अगर इक्वल साइड्स है तो एंगल्स इक्वल होंगे। मैं इसका दोनों का ऑलरेडी वीडियो है, ये दोनों के चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाएंगे तो देख लेंगे। ये भी इसका इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। इसके बाद पैरेललोग्राम का है, ये सब कुछ खास नहीं है
है ना, कॉन्ग्रेंट कोई भी पैरेललोग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं छोटी मोटी चीज़ें करूँगा, बताऊँगा इसमें आपको। लेकिन कहा ना, कोशिश मेरी ये होगी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है केवल मैं वही बताऊं। जैसे कि ये एंगल, ये डिग्री मेजर थ्योरम है ये हमारा, है ना, कि केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दूना होता है ना, ये वाला। ठीक है, जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये है ना, जो डबल होगा और ये वाला इसका हाफ होगा, है ना। तो ये हालांकि मैं अभी कोशिश करके यहाँ पे जब डिटेल में बताऊंगा तो उस चीज़ को मैं बताऊंगा भी। तो ये हालांकि थ्योरम, ये 2-3 ही थ्योरम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ज्योमेट्री में जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। और मेंसुरेशन में मेरे केवल वीडियोज़ के फॉर्मूले को देखकर वहाँ से फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पे भी ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला कुल्फी वाला, जिसमें हेमिस्फीयर और स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन है, तो ये वाला क्वेश्चन उसका मोस्ट एक्सपेक्ट इतना कर लेंगे। और 50 मार्क्स जो मैं वो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनकी तैयारी बिल्कुल ही कम है, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिक्स जो बहुत ईजी है, इसमें आपको जैसे बार डायग्राम बनाना, पॉलीगन बनाना, है ना, जैसे कि बारंबारता, बहुभुज वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैंने थ्योरम्स अभी इसलिए बता दिया है, खासकर जैसे कि अगर इक्वल कोर्स एक और भी छूट गया इधर, है ना, कि अगर इक्वल कोर्स है तो वो इक्वल एंगल बनाते हैं। जैसे कि अगर ये कोड है तो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। इस पे या तो क्वेश्चंस होंगे या तो आपको सम सॉल्व करने का होगा जरूर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, हम इस पे अब जो इजी टॉपिक्स को ज़्यादा मैं कवर करूँगा इसमें, और जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, दोनों ही चीज़ें। और दूसरी बात कि जो अगर मेरी कोशिश होगी कि अगर बाय द वे कुछ टॉपिक छूट जाता है तो मैं उसको ज्योमेट्री स्पेशल करके एक वीडियो बना पाया तो जरूर बनाकर लाने की कोशिश करूंगा। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने कहा था कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का सपोर्ट मटेरियल है जो बच्चों के लिए साइट पे भी अवेलेबल है। आप DOE और सपोर्ट मटेरियल लिखेंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये जो साथी हैं जिन्होंने इस पे वीडियो पे काम किया है, मतलब जो मटेरियल जिन्होंने तैयार किया है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पूरा पहले थैंक्स, जिनके कारण ये मटेरियल आप सबके सामने है। और मैं इस पे अभी आपको कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। तो आप इस पे जो है अब चैप्टर वाइज देखिए, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक आपका स्किप हो जाए। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें बताई जाती हैं और हम उसको कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है ना। अब देखिए, नंबर सिस्टम की शुरुआत पहले ही माइंड मैप से है, और माइंड मैप में नंबर सिस्टम बताया गया है कि किस तरीके से एक एक टॉपिक में हमारा जो है रियल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या, है ना। और दूसरी बात है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे कि ये अगर मैं बात करूं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं 1 2 3 4 5 6। सम संख्या, जो सम यानी कि इवन नंबर, वो 2 4 6 8 ऐसे हो जाता है, जो 2 से डिविजिबल है। विषम यानी कि ऑड नंबर, यही सब सारी चीज़ें दी हैं, 1 3 5 7 ऐसे। और रेशनल नंबर जो सबसे मेन है, जो P/Q में, जैसे कि P/Q में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। कई बार रेशनल नंबर के बारे में आ जाता है ना, कि जो परिमेय संख्या क्या है ना। ये लेफ्ट में भी आप देख पा रहे हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूं कि 2/3 है, 4/5 है, 6/8 है, सभी संख्या जो भी है वो सभी रेशनल नंबर है। 6/7 है, 8/9 है, सब रेशनल नंबर है ना। या अगर टर्मिनेटिंग है, इसमें वर्ड यहाँ मिलेगा आगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम कहते हैं शांत, हिंदी में शांत और हिंदी में नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत। जैसे कि अगर मान लेते हैं 0.12 112 1112 करके ऐसे अगर डॉट 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 लगा हुआ मिल जाए तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है वो, है ना। वो टर्मिनेटिंग, मतलब हम अगर उसकी बात करें तो वो चीज़ें कभी भी रिपीट भी नहीं हो रही हैं, और रिपीट नहीं होने के कारण और हम उसको एक P/Q में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। जबकि अगर यहीं पे 0.13 होता और इस पे बार भी लगा होता, या 131313 ही रिपीट हो रहा होता, ठीक है ना, तो हम परिमेय संख्या कहते, यानी कि रेशनल नंबर होता। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें कौन सी अपरिमेय संख्या है बताइए, या कौन सी परिमेय संख्या है ये बताइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं।
अगर शॉर्टकट पे चले तो परिमेय संख्या की सीधी सी पहचान है, जो जैसे जीरो भी क्वेश्चन आता है परिमेय है तो हाँ है, क्योंकि जीरो को 0/1 0/2 कह सकते, तो सबसे इजी पहचान है रेशनल नंबर की कि वो p/q में आपको दिख जाएगा, है ना। या तो अगर डॉट डॉट भी लगा है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 0.3 है और 333 करके डॉट डॉट है, तो इसको हम क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय है, यानी कि रेशनल है। अगर यहीं पे ये चीजें क्लियर नहीं, पैटर्न नहीं बना हुआ दिखता आपको, जैसे कोई भी √2 है, √3 है, या ऐसी चीजें हैं जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी ने कह दिया √4 है, तो √4 तो ऑलरेडी 2 होता है, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन वहीं पे √8 है तो वो 2√2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा कि 1 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 करके ये ऐसे ऐसे करके डॉट है, तो ये साफ सी बात है। ऐसे क्वेश्चन को अगर डॉट लगा है तो पहले आप इसको देखिए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, और उसके बाद अगर वो रिपीट हो रहा है, यानी कि वही चीजें बार बार आ रही हैं, तो परिमेय है, यानी कि रेशनल है, नहीं तो अपरिमेय है। अब देखिए प्राइम नंबर में यहाँ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं लेफ्ट में, लेकिन एक चीज, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि 2 को हम क्या सोचते हैं कि इवन मान लेते हैं केवल, जबकि ये प्राइम नंबर भी है, यानी कि इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 2 को केवल हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब, और इधर पूर्णांक है जिसको इंटीजर्स कहते हैं, ये प्लस और माइनस दोनों हो गए, है ना। तो ये अगर मैं नंबर लाइन में कहूँ तो ये 1 से शुरुआत किया आपने, ठीक है ना, 1 2 3, ये नेचुरल हो गया, पॉइंट वाले भी जोड़ दिए, है ना, तो ऐसे करके वो आपका रेशनल हो गया। 0 जोड़ दिया तो वो होल नंबर हो गया, है ना, पूर्ण संख्या। सम हो गया आपका इवन नंबर वाले 2 4 6। तो ये सब छोटी चीजें हैं, आप इसको वैसे देख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी फैमिली जो है ये रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। देखिए सब कुछ, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, है ना, भाज्य हो अभाज्य हो, सब कुछ ये सभी रियल नंबर्स के फैमिली में आ जाते हैं। जैसे ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ √2 का एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, और दूसरा मैंने अभी जैसे और भी कहा कि 1.01 0001, तो वो भी इरेशनल होगा। अब जरा हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि अगर फिल इन द गैप्स को हम देखा है, इसमें देखते हैं कि बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर इज, मतलब कितने मतलब रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में देखें तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर सोच सकते हैं, अनंत होगा, है ना। तो इस तरीके का ये हो गया। 12th क्वेश्चन को अगर हम ये देखें कि एवरी रेशनल नंबर इज तो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या हो जाएगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन अब इस तरह का पेपर में 100% आपको मिलेगा, जिसमें 2 संख्याओं के बीच में कोई भी 3 संख्या निकालने को कहा जा सकता है, 4 निकालने को कहा जा सकता है, रेशनल या तो इरेशनल निकालिए, ठीक है ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 3/4 एंड 4/5 को कहूँ, है ना, इसके बीच में निकालना है, तो अगर मान लेते मुझे 3 संख्या निकालनी है, तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर को बराबर करूंगा। बराबर करने का तरीका है 5 से मल्टीप्लाई इसको कीजिए और 4 से इसको कीजिए, तो क्या होगा, 5 से इसको करेंगे तो 15/20 हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे तो ये 16/20 हो जाएगा। अब हमें इसके बाद, अब ये दोनों समान हो गया, अब इसके बाद हमें देखना है कि कितनी संख्या निकालनी है। 3 निकालनी है तो मैं 4 से, कई बार टीचर कह देते हैं या मैं भी कह देता हूं कि 10 से ही सीधा मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 150 और 160 हो जाएगा, तो 150/200। अब ये ध्यान रखें कि जो मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे वही नीचे भी करेंगे। यहां हो गया 160/200। अब आपको जितनी संख्या निकालनी है, बीच में 3 निकालनी है, तो 151 152 153 ऐसे करके निकाल दीजिए। ये तो हो गया रेशनल। और इरेशनल निकालने को कहा जाए तो इसको पहले पॉइंट में ले लीजिए, है ना। पॉइंट में जैसे 0.75 हो गया और ये 0.8 हो गया, तो ऐसे में 0.75 के बाद में आपको 5 और 8 के बीच में 76 मिल जाता है ना। तो 0.76 076 007, कुछ भी ऐसा कोई भी पैटर्न, ये बस ध्यान रखिए। इसके बाद आप 01 00 01 जैसे मर्जी लिख दीजिए, वो सब आपका क्या होगा, एक्यूरेट ही होगा, इसलिए उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे है, जिसमें हमें ये कहता है कि 2.3 एंड 0.22
इसका एक शॉर्टकट भी देखो, p/q में रिप्रेजेंट करना पेपर में 101% मिलेगा आपको। उसका क्या तरीका है, पहले हम एक्सलेट कर लेते हैं उसको, जैसे 0.23 को हम एक्सलेट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 2 डिजिट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा 23.23, है ना, ये 3 पे बार। फिर हम 100x में से 100x को घटाएंगे तो 99x हो जाएगा और ये माइनस करके 23 आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 23/99। अब ऐसे ही इसका हो जाएगा 22/99 ये वाला, और दोनों का एलसीएम लेकर आप जोड़ दीजिए, p/q में दिखा दीजिए। इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं कि 2 डिजिट पे बार है तो दोनों के लिए बटे में 9, है ना। अगर मान लेते हैं यही होता 1 2 और 2 पे ओनली बार, है ना, 0.12 या 0.13 और केवल 3 पे बार, तो हम क्या करते, 13 जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जिसके लिए बार है उसके लिए 9 और जिसके लिए नहीं है तो 0। इसका आंसर हो जाएगा 12/90, है ना। ये शॉर्टकट हो गया कि 12/90 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कि मैंने कहा कि जो बार वाला है उसको आप क्या करिए, लिख दीजिए। पहले तो 0.13 था तो मैंने 13 लिख दिया, जिस पे बार नहीं था उसको माइनस कर दिया, 3 के लिए मैंने 9 लगाया और 1 के लिए 0, तो ये 12/90 हो गया। अगर मान लेते हैं 1 2 3 है, बार है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया हमारा 123/999। लेकिन अगर 1 पे बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, इन दोनों के लिए 9 9 और 1 के लिए 0, तो ये करके आंसर आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट है जो कि हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है कि ये इस तरह का पेपर में आपको ये तीनों ही क्वेश्चन 101% पेपर में आपको इस तरीके का मिलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ देखिए हमें जो भी चीजें नीचे दी गई है वो माइनस में है तो हमें क्या करना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√5 है तो 3 + 2√5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंत में जो p है और q की वैल्यू लास्ट में निकालनी है, तो जो √5 वाला है उसकी वैल्यू √5 वाले से जोड़ दीजिए, जो √5 को हटाकर जो बचा वो क्यू है, और जो रियल नंबर है यानी कि जो बिल्कुल जिसको हम बिना रूट वाला नंबर है यानी कि रेशनल नंबर है वो p हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 6 + 2√5 आया है तो p की वैल्यू 6 हो गई और q की वैल्यू 2। ज़्यादातर बच्चे सॉल्व करके छोड़ देते तो ऐसा मत करिए, इसको आगे सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहां पे है 25 की पावर 5/2। मैंने पहले ही कहा बटे में जो भी पावर है ना, वो ऊपर आएगा। जैसे 5 की पावर 2 है तो 5/2, तो 2 से 2 कट गया, है ना। तो ऐसे करके ये हर एक का कटेगा। यहाँ पे 81 है तो 9 का स्क्वायर भी होता है। अगर बटे यहाँ 2 होता तो हम स्क्वायर वाला लिखते, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 3। तो ऐसे करके नीचे को भी निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन ये है 32 की पावर 2x - 5 है, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर हो गया 5 और वहां पे हो गया 2x - 5, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं और इधर हुआ 2 की पावर 5 और 2x - 5 और यहाँ पे भी हो गया स्क्वायर का 4 का मतलब होगा 2 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 2 और x - 5, ठीक है ना। इसको हम जोड़ देंगे पहले तो, क्योंकि बेस सेम है, और दोनों को इक्वल में ले आएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं होती है इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, सेम चीज देखिए, बेस पहला काम कीजिए, सेम कीजिए। यहाँ पे 25 को 25 को 5 का स्क्वायर लिख के और ऊपर ये ब्रैकेट करके कीजिएगा तो दोनों बेस सेम हो गया, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 39, ये 40। ऐसा क्वेश्चन बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन देखिए बहुत ही ईजी होता है ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सभी बच्चों का ध्यान हो जाए, ऐसा ना रहे कि कुछ ही बच्चों के लिए ये सेंटर्ड रहे। अब इसको अगर मैं पहले को ही देखूंगा तो इसमें 1 - √2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो नीचे जब हमारा 1 - √2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी पहले की। अब पहला हमें निकल गया तो ऐसे ही समझ लीजिए सबकी वैल्यू आनी है, तो लास्ट वाला हो जाएगा √9 - √8। क्लियर। तो अब समझिए यहाँ पे √3 - √2, तो सब में ये √3 मतलब इसका वाला इससे कटेगा, ऐसे ऐसे कटता हुआ सभी चले जाएंगे और बचेगा क्या, √9 - 8। √9 की वैल्यू होती है 3 3 - 1 2, आंसर हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये लास्ट का बचेगा और यहाँ पहले वाला बचेगा,
ठीक है ना। तो सिंपल सा है और माइनस में होगा, यानी कि ये माइनस है, तो इस तरह के क्वेश्चन को घबराते नहीं है। यहाँ पे भी ये पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट करना है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसी चीज हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन रेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे 4/5 है, 5/6 है, इसके बीच में निकालना है। तो ये सब आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर ही होते हैं। इनके जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे दे रखे हैं इसमें, है ना। बच्चे जो है उनको चाहिए कि इस चीज को वो करके देखे। जैसे देखिए 5th क्वेश्चन है ना, सेम चीज है। यहाँ पे x माइनस रूट में 11 प्लस रूट 7 है, तो रूट 11 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ देखिए पी बाई क्यू का निकालना है। तो प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि अंतिम तक मैंने जितने भी सेट देखे हैं सभी बहुत ही अच्छे हैं। आप उसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब जरा यहाँ हम देखते हैं कि ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के अंदर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे 997 है। इसको हम क्या करेंगे, 1000 माइनस, है ना, 3 हो जाएगा, और इसकी पावर 3, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा अगर पावर 3। ये सब क्वेश्चन केवल आइडेंटिटी आपको चाहिए कि उसको आप तैयार रखें, उससे आपका क्वेश्चन ये हो जाता है ना। यहाँ 106 और 194 है, तो ये 100 प्लस 6 हो जाएगा, और ये 100 माइनस 6 हो जाएगा 94, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस को जब हम खोलेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आता है ये। अब ध्यान रखिए कि यहाँ एक्स की पावर 4 की जगह अगर मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 वर्ड आगे लगा दिया गया है, और यहाँ पे 81y4 लगा दिया गया। तो आप समझिए कि 16 को पहले आप लाएंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, ये अगर होल स्क्वायर करेंगे आप तो, और यहाँ 3y का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो फिर स्क्वायर में लाएंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करें। एक्चुअली सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइम कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं फास्ट इसको मूव कर रहा हूं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये 64a स्क्वायर 96ab और 36b स्क्वायर है। ये साफ दिख रहा है, 64 है तो ये 8 है, तो पहला काम तो होल स्क्वायर बनाइए, है ना। 96ab है तो उसको आप बाद में रखिए पहले तो, है ना, या बीच में जगह छोड़ के रखिए, और 6b का होल स्क्वायर रखिए, ठीक है ना। आप देखिए 8 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे तो अपने आप 96 आ गया, यानी कि 2 फिर ये और ये b करके दिखा दीजिए, और ये आइडेंटिटी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर ये होगा 8a प्लस यहाँ पे 6b है तो 6b का होल स्क्वायर आंसर हो गया। 8a प्लस 6b का होल स्क्वायर हो गया। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। कई बार ये बच्चे के वाले रूट वाले क्वेश्चन को देखकर डर जाते, जबकि रूट वाले ज्यादा आसान होते हैं। जैसे 7√2 को अगर मैं 4√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, √2 2 हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है बीच में क्या है, 10 है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 7 इंटू 2 कर दूं तो 14 हो गया, और -4 करूंगा तो 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके ये ए और सी आना चाहिए। तो ये अपने आप देखिए 14 इंटू 4 क्या हो गया, 56 आ गया, आपका 56 आ ही गया, है ना। तो अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं 7√2 के स्क्वायर माइनस 14 के और प्लस 4 के, है ना, और माइनस 4√2। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, -14 क्यों रखा मैंने, क्योंकि -10 के है, 10 के बड़ा होना। अब कॉमन जब लेते हैं तो देखिए 7√2 के कॉमन आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, और यहाँ पे 7√2 मैंने ले ही लिया तो √2 हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ पे करेंगे 4√2 आया था तो 4 हम कॉमन ले लेंगे प्लस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि के ही बचेगा और यहाँ -√2 बचेगा, यानी कि ये दोनों बीच वाला इक्वल आ गया, तो यानी कि आंसर सही है। तो 7√2 के -4 प्लस 4 और के -√2 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती है। बड़ा ये देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, केवल आइडेंटिटी लगानी, बस ये ध्यान रखिए कि 125 है तो ये 5x का होल क्यूब हो जाएगा। पहला काम होल क्यूब कीजिए, फिर उसके बाद अपनी आइडेंटिटी लगाइए। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन ये वाला, ये ऑलरेडी दिख रहा है आपको कि ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी AB है ये वाला, है ना, AB और ये B स्क्वायर। अगर मैं इसको कहूं तो एक
क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूंगा तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और ये ऊपर वाला ये चीज सेम है ए स्क्वायर, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/a माइनस बी बचेगा। और 1/a माइनस बी का मतलब 1/155, ए की जगह 155 है, बी की जगह हमारा 55 है, तो 1/100 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.01। ठीक है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, केवल हम इसको देखकर घबराते हैं। जबकि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप आइडेंटिटी देखिए कौन सा लग रहा है, और उसके बाद उसको देखिए तो कट पिट जाता है जो भी है, फिर आंसर आ जाता है। अब इसका 48 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू, के की वैल्यू, कुछ भी अगर कोई कहे ऐसे कि डिविजिबल है या रिमाइंडर निकालो, तो -1 दिया है तो +1 रख दीजिए। यहां रखिए पहले पी एक्स की वैल्यू ये जो दिया है वो, और उसके बाद x -1 है तो x+1 रख दीजिए, +1 है तो -1 रख दीजिए, है ना, सॉल्व कीजिए। लेकिन यहां पे कहता है फैक्टर है, तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो -1 है तो ए की वैल्यू जो है, x की वैल्यू +1 रखेंगे हम, तो +1 रखेंगे तो x की क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4। यहाँ पे x का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, प्लस ax है तो प्लस a हो जाएगा, और +7। और यहाँ पे आपको लिखना है बराबर 0, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ध्यान रखिए फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हमने बराबर 0 रखा, तो ऑलरेडी हमारा जो आंसर है यहाँ पे देखिए 7 4 11, 11 में से 16 गए, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू +5 हो गई। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। इसमें आपको के का, और ये आएगा पेपर में, कहा ना 2-3। एक चीज ये भी देखिए, ये 3 चीजें दी गई है, आइडेंटिटी यूज करना है, तीनों को जोड़कर 0 आएगा। तो आंसर क्या होगा, 3 लिखिए, -7 लिखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहा हूं, 5 लिखिए और 2 लिखिए, तीनों को जोड़कर 0 आ गया। देखिए 5 और 2 7, 7 में से 7 गए 0, ठीक है ना, 0 आ गया। इसका मतलब आंसर होगा 3ABC, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, आइडेंटिटी लिखिए और ये आंसर लिख दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए ऑलरेडी कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत ही इजी, केवल प्रैक्टिस सेट पे ही मैं केवल समझा रहा हूँ। पेज नंबर 37 है, हिंदी मीडियम में 38 है। ये क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है ना। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है ना, और ये y है ऊपर तो ये y डैश है। तो इसको ऐसे याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। ये ओके, ये तो 11th का बताने लग गया मैं, सॉरी, है ना। साइन पॉजिटिव को 10 पॉजिटिव, ये 11th का हो गया। कोई नहीं, मैं 1 मिनट इसको मैं चेंज करता हूँ, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। ये यहाँ तक तो सही है बिल्कुल, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। यानी कि आप ऐसे देखिए, एक्स एक्सिस प्लस है, ठीक है ना, तो और वाई है, यहाँ एक्स का इधर माइनस है, ऊपर वाई प्लस है, नीचे वाई माइनस है। तो पहला ध्यान रखिए, पहला तो पॉइंट होगा एक्स को और दूसरा होगा वाई का, ठीक है ना। एक्स को हम कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है एक्स अगर 0 है तो वो वाई एक्सिस होगा, ठीक है, और y 0 है तो वो x एक्सिस होगा। लिख लीजिए, ये सब पेपर में आपके आने वाले हैं। अब देखिए यहां पे x का माइनस है, y का प्लस है, यहां दोनों ही माइनस है, और यहां x का प्लस है, y का माइनस है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझिए कि अगर मान लेते हैं ऐसा, आप पहले पॉइंट को x एक्सिस पे देखेंगे तो प्लस है तो इधर ही आएगा, ठीक है ना, और y है तो। एक चीज और बता दूं इसमें, कि ऐसे क्वेश्चन में मिरर का भी पेपर में आ जाता है, कि मिरर में देखेंगे तो क्या होगा। आप मिरर का शॉर्टकट बता रहा हूं, आप x वाले टर्म को केवल प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है ना। तो मिरर वाला आपका बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है कि इसके मिरर इमेज बताइए, तो -3 5 है तो ये सीधा 3 5 हो जाएगा। क्वाड्रेंट पूछा जाए तो 3 5 कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। यानी कि अगर मैं यूं कहूं लेफ्ट
राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, है ना, पार्श्व परिवर्तन हिंदी में साइंस में आप पढ़ेंगे तो आएगा, है ना। -4 -7 है तो इधर आएगा तो x वाला ही प्लस हो जाएगा केवल, और y का माइनस में ही रहेगा, यानी कि -7 x का +4, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ इक्वेट करना है, आप x -4 बराबर 4 रख दीजिए तो x की वैल्यू -4 इधर आकर प्लस होके 4 4 8 हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आपके पास क्वेश्चन में होता है कि एब्सिसा से दूरी बताइए, जैसे कह रहा है एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस से दूरी बताइए। तो एक्स एक्सिस से दूरी बताना है तो आप वो देख लीजिए, मान लेते हैं 5 और 6 पॉइंट है, तो x का 5 है, y का 6 है, तो x एक्सिस से दूरी y वाला होगा और y एक्सिस से दूरी x वाला होगा, ये ध्यान रखिए आप। कोई कहे कि ये 0.5 है और यहाँ 6 है, ठीक है ना। तो अगर मैं 5 6 की बात करूंगा तो x एक्सिस से दूरी यहां से आपको देखना पड़ेगा, तो यहां से जो आप देखेंगे तो y वाला दिखेगा, y। कोई कहे पैरेलल लाइन, जैसे x बराबर 2 है ना, तो x बराबर 2 है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसे ये 2 है तो हमारी लाइन ग्राफ कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, तो ये y के पैरेलल हो जाएगा। y की वैल्यू दी जाए तो वो x के पैरेलल हो जाएगा। 101% क्वेश्चंस में इन्हीं सब चीजों में से कुछ ना कुछ आना है, तो बिल्कुल 2-3 बार सुन लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा इजी में समझ में आ जाए। जैसे ग्राफ भी इजीली बन जाता है। अब कोई कहे x को y के टर्म में लिखो, जैसे यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के टर्म में लिखना है, तो आप समझ जाइए कि जैसे f है, ये क्वेश्चन नंबर 58 है हिंदी मीडियम में भी, तो f -32 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/5 c हो जाएगा, ठीक है ना, 9/5 c हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू निकालनी है तो c को जिसकी वैल्यू जिसके टर्म में निकालनी है उसको अकेला छोड़ दीजिए। अब ये इधर करके हम क्या कर देंगे 5/9 ले आएंगे तो c अकेला हो जाएगा। ऐसे कोई कहता है 3x + 2y बराबर है 5, है ना, तो x को y के टर्म में लिखो, तो x को y के टर्म में लिखना है तो 5 - 2y, और ये मल्टीप्लाई में है तो बटे में आ गया, तो 5 - 2y/3 हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे देखिए कि ग्राफ है लीनियर इक्वेशन 2y = 5, मैंने पहले कहा कि y की वैल्यू गिवन है तो x के पैरेलल होगा, तो ग्राफ बना सकते हैं हम। ये देखिए टैक्सी का क्वेश्चन है, या ये कि एक टैक्सी है 15 रुपीज़ है फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी अगर मैं उसी को कहा ना लेट करेंगे आप, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि अमाउंट को y अमाउंट इज पेड, तो y बराबर होगा। तो ऐसे करके ये कहा ना, इस तरह के क्वेश्चन जो भी जिसमें कहा कि लाइब्रेरी है कांस्टेंट है कुछ पैसा, तो वो एक कांस्टेंट को हमने x मान लिया, बाकी पर डे के पे डिपेंड करता है तो y मान लिया, 5 दिन है तो 5y हो जाएगा इक्वल्स टू करके। तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, आपको वो क्वेश्चन को वहीं पे समझना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा, है ना। सॉल्व करना भी नहीं होता, केवल इक्वेशन ही बनाना होता है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। अब 5th चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसमें जैसे कि देखिए एक्सियोम्स है ना, एक्सियोम्स जो है 7 होते हैं जिसको अभी धारणाएं कहते हैं, और पोस्टुलेट्स हैं जो कि 5 होते हैं, तो कई बार इनके नंबर्स भी आ जाते हैं, ये ऑलरेडी सिद्ध होते हैं यानी, और खासकर 1-2 क्वेश्चन। जैसे ये देखिए, अब इसके बाद ये एंगल है 125 है तो ये हम निकाल लेंगे, है ना। ये 180 में से 125 गया तो 55 हो गया, ये दोनों साइड इक्वल है तो 55 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी है डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। ये देखिए ये तीनों साइड इक्वल है तो ये 90 होगा, ये 90 प्रूव करने के लिए भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे ये x और y की वैल्यू निकालनी है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी अच्छी तैयारी हो उसको देख लेंगे, हालांकि इजी ही है ये, जिसकी अच्छी तैयारी हो प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। मैंने जैसे कहा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 7 है ना। ये वाला क्वेश्चन जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, प्रूव करने को आता है, ठीक है ना। अब ये इसमें भी देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को ही देखूँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी एंगल साइड, ये एंगल ए इसके बराबर है, इसमें अगर मैं ये वाला जोड़ दूँ इधर वाले को तो ये पूरा एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया, ये साइड इसके बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप CPCT यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स वो बराबर हो जाएंगे, है ना। याद करने के लिए CPCT, चुलबुल पांडे सीटी बजाय, ऐसे करके आप माइंड में कोई भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। हिंदी मीडियम में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ये 30 डिग्री एंगल दिया है, ये सब
जो है ऐसे ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस को आपको देखकर परेशान नहीं होना होता है, बल्कि उसको सॉल्व करना पड़ता है। ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर ये 46 है ना, इसके चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के, अगर ये ट्रायंगल के होते तो सम हम इसको सबको जोड़कर 180 लिखते, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है तो हम इसको 360 लिखेंगे, है ना। उसके बाद ये करके हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन नंबर, अब जैसे ये देखिए 57 क्वेश्चन है, 55 है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इसमें आपको ये 1/4 AC जिसकी अच्छी तैयारी है वही करेंगे। बाकी इसको देखिए LM प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में अभी, ठीक है ना। तो इस तरह के जिसकी तैयारी अच्छी है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इसका ज्योमेट्री एक अलग से ही बनाऊं, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल के रेशियो दिए हुए हैं, सबके साथ आप x लगा दीजिए, फिर जमा करके बराबर 360 लिखिए, x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकलने के बाद आप जो है 2x की वैल्यू, जैसे 2 3 5 5 10 और 18 यानी कि 20 हो गया, तो या 2x की वैल्यू 40 हो जाएगा, है ना। 3 की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आंसर निकालते हैं। पैरेललोग्राम है तो उसके अलग फीचर्स हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखिए, है ना। 7th क्वेश्चन कहता है बाइसेक्टर ऑफ ये, अगर मान लेते हैं कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, इसके मैं बाइसेक्टर्स को ऐसे ऐसे करके मिला दूं तो वो अंत में क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, कि कोई भी क्वेश्चन में कि वो मिड पॉइंट है, इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, खासकर 1 to 5 लेकर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये, है ना, ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये 25 और 25 तो ये एंगल बी जो है 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों ये साइड इक्वल है। 50 और 25 ये जाकर फिर 75 हो जाएगा, यानी कि ये 25 का 3 गुना हो जाएगा। ये एक्स और वाई में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है ये 40 है ना, ABC 20 है, तो ये इसका जस्ट डबल 40 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, जो सर्कल पे सेंटर पे है वो डबल होगा, और ये सरकमफ्रेंस पे कोई भी एंगल दिखेगा तो वो आधा हो। ये क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, है ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर जब भी सेंटर से मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर तो बराबर होता है, तो AM बराबर MB हो जाएगा और CM बराबर MD हो जाएगा। तो AM में से CM घटा दीजिए तो AC बराबर BD हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए साइक्लिक के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x, 5x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/5, है ना। तो ऐसे करके हम एक चीज ध्यान रखिएगा, सेमी सर्कल कभी भी ये सेंटर दिख जाए तो इस पे जो एंगल बनेगा ये सेंटर पे 90 बनेगा। तो ये ध्यान रखिए कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त पे बड़ा कोण समकोण होता है, और ऐसे में क्वेश्चन कहा जाए ये निकाल दो, ये एंगल दिया है ये निकाल दो, तो आपको पता है कि ये एक एंगल, ये एंगल, ये ट्रायंगल है और ये इस पे सेंटर है, और ये एंगल दिया है, मान लेते हैं 110 है ना। तो 110 है तो ये देखिए ये 90 हो गया ऑलरेडी। आप इसको लीनियर पेयर से ये 70 भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद 90 70 करेंगे तो ये 20 आएगा। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, ये एंगल 90 ही होगा, क्योंकि इसको आप कहेंगे सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल ये 90 है, ये 110 है, तो 110 में से 90 गया 20 हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है। ये देखिए जैसे x बराबर 3y प्रूव करना है, ये y है तो ये भी y हो गया, ये y है तो ये भी y प्लस y, ये 2y हो गया। 2y क्यों है, इसका थ्योरम है, आप लिखेंगे अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना। ये 2i है तो ये भी 2i हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है ना। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो 2i और 2i ये मिलकर ये 2i या प्लस y, है ना, ये एंगल और ये प्लस ये एंगल मिलके ये हो जाएगा। यानी कि इसको भी हम कहेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर, यानी कि x बराबर 3y हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब ये देखिए हीरोन, ये है, ये एंगल सेम सेगमेंट वाले पे थ्योरम पे बेस्ड है। ये 60 है, ये 50 है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ 60 और 50 है तो ये 110 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, और ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एक ही खंड में बने कोण, ठीक है ना। तो ये देखिए साइक्लिक है, इन दोनों को जोड़कर 180 हो जाएगा। तो जब 180 बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 50 है तो ये 25 होगा, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, है ना। केंद्र का कोण जो परिधि के कोण का दूना को होता है डिग्री मेजर थ्योरम, उसको कर भी लीजिएगा, मेरे चैनल पे ये थ्योरम भी है। आप
अब देखिए हीरोन फार्मूले में कुछ खास नहीं, फार्मूला बिल्कुल लर्न रखिएगा, फार्मूले लिखने के भी नंबर मिलते हैं। अब जैसे देखिए तीनों साइड्स दिया है और पेरीमीटर 540 है, तो तीनों को जोड़कर 54x हो जाएगा, 540 तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 250 170 120 ये साइड्स हो जाएंगे। फिर आप हीरोन फार्मूले पे s निकालिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आ जाएगा। फिर आप फॉर्मूले पे बेस करके आंसर निकाल लीजिए, है ना। इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे लॉन्गेस्ट जो है उस पे अल्टीट्यूड निकालना है, यानी कि 61 पे पहले हीरोन फार्मूले से एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद 1/2 बेस इंटू हाइट का, यानी कि बेस यहाँ 61 ले लेंगे तो हाइट निकल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। तो कई बार हमें एरिया में यहाँ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड कीजिए तो एरिया निकलेगा, फिर √3/4 a स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू निकल जाएगी। ये सब जिस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस, मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन चैप्टर 12 और 13 ये दोनों ही 40 मार्क्स का है, तो जिसकी तैयारी अच्छी है तो उसको वो प्रैक्टिस में ले आएगा, और जिसकी नहीं है वो केवल मेरे मेंसुरेशन का ट्रिक्स वाला वीडियो देखकर चला जाएगा और फॉर्मूले उसको अपने आप अच्छी तरह हो जाएंगे। उस पर मेंसुरेशन के लिए जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि केवल और केवल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और खास करके ये गोला है, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है तो कितनी बनेंगी, तो इसका आयतन बटे में उसका आयतन, छोटी गोलियों का आयतन, तो संख्या निकल जाए। मान लेते हैं इसका आयतन 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो, उसका आयतन छोटे वाले का 10 आया है, तो काटकर 100 गोलियां बनेंगी। तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन ही केवल देखिएगा, फॉर्मूले बेस्ड ही देखिएगा, है ना। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दिया हुआ है तो आप उसको और कई बार हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, तो उसके बाद उसकी साइड निकल जाएगी। वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आर क्यूब का फिर क्यूबिक रूट निकालेंगे तो आर निकलेगा। फिर कहता है कि उसका सरफेस एरिया निकालो, तो 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ना। जैसे 8th क्वेश्चन है आइसक्रीम वाला, ये दोनों ही है। इसके बाद अब अगला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, इसको जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जो डिफरेंस जो होता है मैक्सिमम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसको रेंज कहते हैं, विस्तार कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे 11th क्वेश्चन में हमें रेंज निकालने को कह रहा है, तो उसमें आप मैक्सिमम देखो क्या है, मैक्सिमम 50 है और मिनिमम क्या है, मिनिमम 27 है, घटा दिया इसका, तो रेंज क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इसी को हम क्लास मार्क कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, या तो क्वेश्चन निकालने को आएगा या तो गैप्स में आएगा, ठीक है ना। कि जैसे इसका क्लास मार्क निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 11 आ गया, 11/2 5.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास साइज कोई देखे तो क्लास साइज सीधा देखे, दोनों में कितने का अंतर है, तो 10 का है। वर्ग आकार इसको हम कहते हैं, तो ये कितने का, 10। अब देखिए इसमें हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम ऐसे जैसे कि आप कहते हैं, इसको बार डायग्राम कहते हैं, आपस में जोड़ दिया, है ना, तो ये हिस्टोग्राम हो गया, जिसको आयत चित्र कहते हैं। बार डायग्राम को दंड आरेख कहते हैं। दंड आरेख जो होगा वो ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल अलग अलग, है ना, ऐसे। इसमें पूछा जाता है, केस स्टडी बन जाते हैं इसमें कि किसकी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वाला लंबाई देख लो। इसके बाद इसके मिड पॉइंट को अगर हमने मिला दिया तो वो क्या कहता है, पॉलीगन कहलाता है ना, तो वो पॉलीगन बन जाता है, जिसको बारंबारता बहुभुज कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, इसको से कम सीरीज कहते हैं। तो अगर ऐसे में है तो ये पहला तो 17 का 17 हो जाएगा, 22 में से 17 गए 5 हो जाएगा, 29 में से 22 गए 7 हो जाएगा, है ना। 37 में से 29 गए 8 हो जाएगा। तो ऐसे घटा लीजिएगा तो इसका बन जाएगा हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। बारंबारता जो संचयी बारंबारता ये दिया होता है, एक तरीके से देखा जाए से कम है तो। कई बार ऐसे दिया होता है और ये बनाना होता है, कई बार ये दिया होता है ये बनाना होता है। यही सब है। मैंने कोशिश की थी कि 40-35 मिनट के अंदर वीडियो को फिनिश करूंगा, हालांकि फिर भी 5-10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो ही गए हैं, लेकिन इतना आप केवल क्योंकि ये जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है, तो इसको आप प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, है ना। और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता। लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा फॉर्मूले लिखते हैं तो उसके भी नंबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी होगी और आप इससे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी कमेंट में आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। तो 1 डे बिफोर का मतलब यही है कि आपकी क्विक रिवीजन कराए मैंने, तो इसलिए उम्मीद है आप अच्छी तैयारी करके आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को, क्योंकि एक ही दिन का टाइम होता है, मोटिव केवल बहुत ज़्यादा व्यू या ये नहीं है, बस ये है कि आपकी एक क्विक रिवीजन करा सके हम, जो आप घर पे बैठे हैं तो आप कान में लीड लगाते हुए भी पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं, जब भी सुन लेते हैं तब भी आपके माइंड में एक बार रिकैप हो जाता है। तो ये जो है मेरी एक यही पहल है कि इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए।
तो वन डे बिफोर का मेन मोटिव यही है। हालांकि सभी साथियों की, शिक्षकों की और भी लोगों की है कि वन डे बिफोर हर सब्जेक्ट का लाऊं, लेकिन टीम वर्क की बहुत कमी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी प्रॉब्लम्स है, टाइम की अभी काफ़ी क्रंच रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक पॉसिबल हो पाए मैं आपके सामने वन डे बिफोर लाऊं। बच्चों से और सभी मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके पेपरों तक ये पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।